हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज फिर से बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई, जितने सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में गिवन हैं, all the chemical reactions which are given in your NCERT book, I think we have already covered all of that। ठीक है, सारी चीज़ें कवर हो चुकी। कितने सारे रिएक्शंस थे एसिड्स के और बेसिस के। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई थिंक मैंने इनिशियल लेक्चर्स में, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे, उसमें डिस्कस कर दिया है ये सब बातें। फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में इसको डिस्कस किया गया, तो मैं भी इसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो क्या है अगला टॉपिक ही है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। क्या सवाल है? सवाल ही है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ओके, हेयर इज योर क्वेश्चन। हालांकि ये टॉपिक ही है, मतलब एसिड और बेसिस में क्या कॉमन चीज़ है। तो अगर आप गौर करेंगे, अगर आप पाएंगे, तो आप पाते हैं ऑब्जर्वेशंस के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात पता चला कि जितने सारे एसिड्स होते हैं, जितने सारे बेस होते हैं, ये सब के सब वाटर सॉल्युबल होते हैं अब तक के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात क्या हो गया? कॉमन क्या है? ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस। ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस। अगर आप ऑल द बेसिस एंड ऑल द एसिड्स, ये सब क्या हैं? सबसे पहली बात वाटर सॉल्युबल। ये क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल। ओके, अब वाटर सॉल्युबल होने के बाद जब आप किसी एसिड और किसी बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देयर aqueous solutions always conduct electricity। इसकी जांच आप कर सकते हैं, जितने सारे एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखेंगे, आपको ऑब्जर्वेशन आपको दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस लेंगे जो एसिडिक और बेसिक नहीं है, उसका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन एसिड और बेसिस हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। और अगर किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसका मतलब वो क्या है? वो इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड हो चाहे बेस हो, चाहे एसिड्स हो चाहे बेसिस हो, ये हमेशा क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? जिसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। वेरी सिंपल। अब इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि चाहे आपके पास एसिड हो चाहे आपके पास बेस हो, एसिड अगर है, मान लेते हैं आपका कोई एसिड HX है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और ये H+AQ देगा और X- AQ देगा। उस तरह से कोई बेस है, मान लेते हैं आपका बेस है MOX। ओके, M यहाँ पर मेटल है, सॉरी MOH है, और आपका OH है। इसको वाटर में डालेंगे, इसको भी वाटर में डालेंगे, तो ये क्या देगा? M+NOH-। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता? आयोनाइज हो जाता है। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा H+ होगा और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा OH- होगा। तो एसिड या बेस दोनों ही क्या करता? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दोनों ही क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इट मीन्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इट मीन्स दे आयोनाइजेज, दे डिसोशिएट इनटू आयंस, दे डिसोशिएट। एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? विच आयोनाइजेज, मीन्स आयंस बन जाते हैं, या फिर डिसोशिएट्स।
into ions in their aqueous solutions। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। अगर वो एसिड है तो H+ देगा और बेस है तो OH- देगा। तो ये था एसिड्स और बेसेस में कॉमन। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड्स हैं, लेट्स से कि आपके पास HNO3 है, तो HNO3 अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा और NO3- देगा। ओके, उसी तरह से मान लेते हैं आपके पास CH3COOH है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में CH3, आई थिंक ये चीज़ें रिपीट हो रही है बट डोंट वरी, और H+ देगा। इसी तरह से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो ये क्या देगा, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा और SO4- देगा। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपके पास कोई बेस है, मान लेते हैं आपके पास NaOH है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, Na+ देगा और OH- देगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको एसिड्स और बेसिस में कॉमन चीज़ें मिल गई। तो पता क्या चला, ऑल द एक्वस सॉल्यूशंस, देयर एक्वस सॉल्यूशंस ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो हमेशा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उसको वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। ये सब बातें एसिड्स और बेसिस में होते हैं कॉमन। अब अगला सवाल है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, तो अभी हमने बात की, जब भी किसी एसिड को या फिर किसी बेस को वाटर में डालेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा, एसिड H+ देगा और बेसिस OH- देगा। अब एक सवाल है, डू H+ एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एसिड क्या करता है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ तो रिलीज करता है, लेकिन ये H+ एग्जिस्ट नहीं करता। यू हैव हर्ड ऑफ हाइड्रोनियम आयन। The aqueous solutions of the aqueous solutions, सॉरी इसको नहीं लिखते हम लोग, कोई एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, HCl है, इसको आप वाटर के साथ ट्रीट किए तो ये क्या दिया, H+ और Cl-, okay, this H+ never exist in water। okay, तो होता क्या है, this H+ further reacts with H2O molecules and forms another different ion which is H3O+। ये आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन। okay, and this actually exist। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग H+ आप इसको अगर मोर करेक्टली और ज़्यादा कन्वीनियंटली लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं HCl + H2O। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं H3O+, प्लस ये पानी के अंदर ही है, प्लस Cl-, आई थिंक बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो किताबों में ये भी लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है, क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ता, तो H+ इज़ मोर ईजी देन H3O+, बट असल में है क्या, हाइड्रोनियम आयन। वाई, बिकॉज H+ तो रिलीज होता है, बट दिस H+ इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ H2O फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन। आई थिंक ये भी बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो बार बार डिस्कशन हो रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि HCl गैस और HCl एक्वस दोनों में फ़र्क क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे। पहले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और इसमें हम डाल रहे हैं किसी दूसरे कोनिकल फ्लास्क से कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके, कंसनट्रेटेड H2SO4 को इसमें डाल रहे हैं। अब जो ही कंसनट्रेटेड H2SO4 को इसमें डालेंगे तो आपको क्या होगा, ये आपका मान लेते हैं बंद है कॉर्क से, ओके, और इसमें आपका लगा हुआ है पाइप।
ओके, पहले हमने डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें लगा दिया एक डिलीवरी ट्यूब। अब जो ही आपका H2SO4 जो यहाँ है इस NaCl से रिएक्ट करेगा तो क्या दिखेगा आपको कि NaCl प्लस H2SO4 विच इज़ कंसनट्रेटेड, मैंने यहाँ लिखा है। रिएक्शन के बाद आपको क्या दिख रहा है, दिस इज़ ऑल्सो एक्वस, दिस इज़ ऑल्सो एक्वस। अब आयंस का एक्सचेंज होगा, दिस प्रोड्यूसेस Na प्लस Cl माइनस एंड दिस प्रोड्यूसेस H प्लस एन SO4 माइनस 2। तो Na प्लस SO4 माइनस 2 से और HCl, तो क्या बन गया आपका प्रोडक्ट Na2SO4 विच इज़ एक्वस एंड HCl, दिस इज़ द गैस एंड इस तरह से HCl बाहर आएगा। ओके, अब ये HCl यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, HCl गैस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको लाना है लिटमस पेपर बारी बारी से। एक बार आपको लाना है वेट लिटमस पेपर, वेट, ओके वेट। अगर एसिड को चेक करना चाह रहा है तो वेट क्या लेंगे आप, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, सॉरी हाँ, वेट ब्लू लिटमस पेपर, ये एक कंडीशन हुआ पहली बार। दूसरी बार आप क्या करेंगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर आपने लाया। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रिंग वेट लिटमस पेपर, अब वेट लिटमस पेपर प्लस HCl, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये वेट ब्लू लिटमस पेपर जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में। ओके, नाउ जब आपके पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, ओके सॉरी, ड्राई ब्लू लिटमस, थोड़ा हड़बड़ी हो जाता है कभी कभी, इसमें आप HCl को पास कर रहे हैं, ये भी HCl गैस है, ये भी HCl गैस है। इससे जब पास कर रहे हैं तो ये HCl इसके साथ कोई चेंज नहीं लाता है, यानी कि नो चेंज। अब ये नो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जो वेट लिटमस पेपर है, ये वेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स HCl के साथ कर जाता है रिएक्ट। आ रही है बात समझ में, ये HCl प्लस जो वेट है, वेट मतलब कि आपके पास H2O है, दिस ये मिलके यहाँ क्या बनाता है, HCl एक्वस बनाता है, मतलब आपका ये H प्लस रिलीज़ करता है और Cl माइनस रिलीज़ करता है। जो ही H प्लस रिलीज़ करता है मतलब अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिया। क्या शो कर दिया, एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिया, इसीलिए आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से पता क्या चला कि कोई एसिड एसिडिक कब होगा, जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा, अदरवाइज़ वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। और जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ गया तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, एंड H प्लस आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि H प्लस आयन्स आर, ए क्यों लिखेंगे हम लोग, ऐसे तो कहीं हवा में तो H प्लस नहीं होगा ना, वाटर के अंदर होगा। H प्लस आयन्स आर responsible for acidic character of acids. In the same way, basis के लिए क्या लिख सकते हैं आप, OH minus aqueous ions are, ये सब आपको पता है बट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। OH माइनस इसी तरह से आप बेस के साथ करके देखेंगे और बताएंगे कि OH माइनस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेसिस। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ड्राई अगर आपके पास लिटमस पेपर है और उससे आप HCl गैस को पास करेंगे, HCl गैस विल नेवर शो एसिडिक कैरेक्टर, बट व्हेन यू हैव wet litmus paper and you are passing HCl gas through it, then the HCl gas will show its acidic character. Why? Because this HCl dissolves
in the wet blue litmus paper, forming H plus ion, which is responsible for its acidic character. That is why blue litmus changes to red litmus paper. I think this whole scenario is clear now. आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी. अब आप कहा गया इसी एक्सपेरिमेंट में, आपके बुक में इस एक्सपेरिमेंट को एक्टिविटी 2.9 लिखा गया है. कहा गया है कि इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड you will have to pass the gas produced through a guard tube, drying tube containing calcium chloride to dry the gas. अगर आपका क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है तो जब आप इस पर डाल रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड, हो सकता है कि इसमें ह्यूमिडिटी आ गई और वो ह्यूमिडिटी पहले ही आपके HCl से रिएक्ट करके एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिया. बट व्हाट यू नीड HCl प्योर गैस चाहिए. तो प्योर गैस को पाने के लिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एक ड्राइंग एजेंट लगा देंगे. इसको कहा जाता है गार्ड ट्यूब, जिसको आप ड्राइंग ट्यूब कह सकते हैं. एंड दैट ड्राइंग ट्यूब कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड. तो कैल्शियम क्लोराइड एक क्या हो गया भाई, अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम क्लोराइड क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है दैट इज CaCl2 का इस्तेमाल किसके तरह होता है, ड्राइंग एजेंट. अब ड्राइंग एजेंट क्या है, जो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. तो HCl जब उससे पास होगा तो HCl में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड यू विल गेट विद ड्राई HCl गैस. ओके, समझ में आ गई बात. तो ड्राइंग एजेंट क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. ओके, नाउ ये बात आपको समझ में आ गई कि H प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर एंड OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर. तो अगर किसी सोल्यूशन में H प्लस है मतलब एसिडिक है, OH माइनस है तो वो बेसिक है. अब जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, लेट्स गो बैक टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ मैंने जो इतनी सारी बातें बताई इसमें कई बातें सामने आई कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे बना सकते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाने के लिए आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए NaCl का. उसमें आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण हो जाता है, विच इज़ नॉट एसिडिक. वो एसिडिक कब होता है, जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है. रिमेंबर दिस. तो HCl गैस इज़ नॉट एसिड. तो हम एक बार लिख भी दें आपको, HCl जब गैस है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है. इसको आप HCl जब आपके पास एक्वस हो जाता है तब आप इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास H प्लस है, यहाँ पर नहीं है. नो H प्लस, यहाँ पर यस H प्लस. क्लियर बात. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इससे आगे क्या है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl था विच इज़ एक्वस एंड यू आर हैविंग NaOH विच इज़ एक्वस. आपका क्या बना, NaCl विच इज़ ऑल्सो एक्वस एंड यू हैव H2O विच इज़ लिक्विड. अब मैंने कहा कि HCl में H प्लस होता है और HCl एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें H प्लस है. ये बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें OH माइनस है. तो HCl H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है और NaOH क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है. इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिला, H2O. और ये H2O क्या है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है. इसका मतलब इसी के वजह से इसका नाम क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन. क्योंकि एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है. बिकॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज न्यूट्रल, दैट इज़ वाई द नेम इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, वो पूरा रिएक्शन नहीं है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली में ये है, दिस इज़ एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और जब भी आप H प्लस लिखें तो आप AQ लिखेंगे, AQ लिखेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ओके, दिख रहा है साफ साफ, ये असल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ओके, क्लियर हो रही है बात. क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, जो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, उसको आप क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल. अब इसी न्यूट्रल से नाम आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. चले, ये सब छोटी छोटी बातें थी जो हम डिस्कस कर रहे थे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है,
एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करना है। हालांकि हम कर ही रहे थे, लेकिन ये इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज उसमें डालना है। बीकर में आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालना शुरू किया और बीकर के सरफेस को आप टच करें। व्हाट यू फील, जब आप उसको टच करते हैं यू फील दैट कि कंटेनर का सरफेस गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। व्हाई? तो जब आप इस तरह के ऑब्जर्वेशंस को फील करते हैं, देखते हैं, तो आप कहते हैं कि क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है, और किसी सिस्टम से जब हीट बाहर निकले तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एसिड्स और बेसिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और सिर्फ एक्सोथर्मिक नहीं है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, मिक्सिंग एसिड्स और बेसिस विद वाटर, ये इसी प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन है क्या? मिक्सिंग एसिड्स और बेसिस विद वाटर। सिंपली मिक्सिंग एसिड्स एंड और बेसिस with water is called dilution। ओके, ये हो गया डाइल्यूशन। कोई भी मार्कर में आज इंक ही नज़र नहीं आ रहा, ये हो गया डाइल्यूशन। अब इस डाइल्यूशन की वजह से होता क्या? आपके पास ऑलरेडी मान लेते हैं एसिड है, मान लेते हैं आपके पास एसिड है, लेट्स से कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, इसमें आप पानी डालते हैं। ओके, या फिर आपके पास यहाँ पर पानी है, ओके, H2O, इसमें आप H2SO4 डाल रहे हैं। यहाँ पर पानी है, H2SO4 है, इसमें आप क्या डाल रहे हैं? H2O डाल रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज। ओके, एक H2O है जो सल्फ्यूरिक एसिड में आप डाल रहे हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है जो वाटर में डाल रहे हैं। दोनों ही प्रोसेस में मिक्सिंग ही हो रहा है, बट विच वन इज़ करेक्ट? तो पाया जाता है दिस वन इज़ इनकरेक्ट एंड दिस वन इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन जो है, मिक्सिंग एसिड और बेसिस विद वाटर इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या हो सकता है? द रिलीज्ड हीट कैन कॉज स्प्लैश ऑन योर माउथ। हो सकता है कि वो उसके रिलीज हीट की वजह से पूरा सोल्यूशन जो एक्सोथर्मिक, उससे जो गैसेस निकलेंगे या फिर वो एनर्जी, हाई एनर्जी होने की वजह से वो उस कंटेनर से बाहर की तरफ निकलेगा, खोलने लगेगा, और हो सकता है कि वो स्प्लैश आपके मुंह में आ जाए, दैट कैन बर्न योर फेस। और हो सकता है उस हीट की वजह से आपका कंटेनर ब्रेक कर जाए। तो इन दोनों ही केसेस से बचने के लिए हम पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे या फिर किसी भी एसिड को या बेसिस को डालेंगे। इससे क्या होगा? जो पानी है, वाटर जो है, इसका स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होता है, इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जो हीट रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बट इन दिस केस यू डोंट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू एब्जॉर्ब दैट वेरी हीट। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इस डाइल्यूशन की वजह से होता क्या है? आपके पास ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, यानी कि आपके पास ऑलरेडी क्या होगा? पानी होगा, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड था, क्या था? कंसनट्रेटेड। यहाँ भी क्या है? कंसनट्रेटेड। अब इस कंसनट्रेटेड को जब आप वाटर में मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। तो डाइल्यूशन से क्या होता है? डाइल्यूशन के बाद एंड द आफ्टर डाइल्यूशन द एसिड और बेस is said to be
डाइल्यूटेड, इसको आप क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड बोलेंगे। तो कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बना दिया आपने, ठीक है, या फिर इसको आप डाइल्यूट बोलेंगे। तो जब भी डाइल्यूट हम लोग बोलते हैं रिलेटिव टर्म में, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है, जब कंसनट्रेटेड बोलते हैं वाटर बहुत कम है। दोनों ही केस में वाटर है, बट जब आप डाइल्यूट बोलते हैं इट मीन्स वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो डाइल्यूटेड हो गया डाइल्यूशन के बाद। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब आगे और इम्पोर्टेंट बात, आपका एसिड का जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ, उसी का अमाउंट कंसंट्रेशन बताता है ना। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूट का अमाउंट है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बदल नहीं रहा है ना, सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट बदल रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो अमाउंट है दैट इज़ कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट में पहले कम सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूट था, अब वही सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट में हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ गया बट सॉल्यूट का अमाउंट सेम है, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। तो पता क्या चलता है कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ H+ आयन दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन रिमेन सेम। पहला खास बात क्या हो गया, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ H+AQ, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं H3O+AQ, नंबर ऑफ H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस रिमेन सेम। ये बात आपको समझ में आ रही है? उसके नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बदल गया, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी संख्या घट गई। समझ में आ रही बात? क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+AQ आयन डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस डिक्रीजेज ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स i.e. नंबर ऑफ H3O+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। मैंने कहा कि नंबर डिक्रीज नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। तो ये हमेशा डिक्रीज कर जाएगा डाइल्यूशन की वजह से। डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, मतलब H3O+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बट उसके नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या क्या बात की, एसिड और बेस को जो वाटर के साथ मिलाते हैं, दिस प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो हमें करना क्या है कि वाटर में एसिड या बेस को ड्रॉप वाइज ऐड करना है ऑन स्टीरिंग, रेगुलर स्टीरिंग। आप क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाले फिर उसको स्टीर कर रहे हैं, बेस डाल रहे हैं फिर उसको रेगुलरली स्टीर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास एसिड है उसमें वाटर डालेंगे, ऐसा करने से स्प्लैश हो सकता है, आपका फेस जल सकता है, कंटेनर टूट सकता है। और इसको मिलाना, दिस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि एसिड और बेस डाइल्यूटेड कहलाता है। और ऐसा करने से आपका नंबर जो है हाइड्रोनियम आयन का, उसमें कोई डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं होता है, वो सेम रहता है, लेकिन उस आयन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में द नंबर ऑफ दोज आयन दैट इज हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम। ये हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एसिड के लिए हो गया। अगर बेस के लिए लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, OH। समझ में आ रही बात, OH-AQ। समझ में आई बात। यहाँ भी आप लिख सकते हैं OH, दोनों के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं इन द सेम वे, और OH-AQ।
ठीक है, क्योंकि हम लोग एसिड और बेस दोनों का डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। और हमने बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स आज बात किए एक्चुअली, तो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। तो रिमेंबर, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन रख रहा है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, दे मे कंटेन हाइड्रोजन बट दे डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर। वाई? बिकॉज देयर एक्वस सोल्यूशन डोंट हैव H+ आयन। तो सिर्फ हाइड्रोजन होने से काम नहीं चलेगा, हाइड्रोजन होने के साथ साथ जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगा तो उस वाटर में उसको H+ आयन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। तो सिर्फ हाइड्रोजन हो जाना एसिडिक कैरेक्टर के लिए सही बात नहीं है। एसिडिक कैरेक्टर के लिए हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन हो गया ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? H+ आयन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई थिंक कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे सेशन का। और हमने छोटी छोटी बातें की जो पहले भी शायद डिस्कस हो गई थी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसको हल्के में लीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। अब तक हम तो पता कर चुके हैं ना कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? इंडिकेटर से। लेकिन जब दो एसिड आपके पास हो तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्केल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।